जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनावों का महायुद्ध शुरू हो चुका है और ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। आज की अगर बात करें तो देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आज श्रीनगर में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। आज नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज इस नॉमिनेशन को फाइल करने की आखिरी तारीख के चलते सभी राज्यसभा कैंडिडेट्स श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने इस नॉमिनेशंस के लिए अपना अपना नामांकन भी भरा और अपनी तरफ से इसमें अपना नाम दाखिल भी किया। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पहले भी कुछ समय से इसी तरह की मीटिंग्स चल रही थी श्रीनगर में और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जहां पर इस राज्यसभा के चुनावों से अपने आप को अलग कर लिया है। कल के दिन भी कांग्रेस की तरफ से एक बयान दिया गया और उनका ये कहना था कि वो सीट नंबर पहली और दूसरी के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं राज्यसभा के चुनावों के लिए, पर कहीं ना कहीं उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच की ये जो अलायंस है खतरे में है और जल्द ही हो सकता है ये अलायंस न टिके। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चलिए बात करते हैं आज के दिन की और आपको बता दें कि कल के दिन नामांकन की स्क्रूटनी का दिन रहने वाला है और इसी के साथ आपको बता दें कि पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों यहां पर पहुंचे हुए थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने भी वहां पर जो तीनों कैंडिडेट्स थे उनकी हौसला अफजाई करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर पहुंचकर जितने भी तीनों कैंडिडेट्स थे उन कैंडिडेट्स के लिए दुआएं भी मांगी और हौसला अफजाई करने का भी काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस दौरान अपनी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ होने का रोल निभाना था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि नामांकन भरने के बाद सच शर्मा का आखिर क्या कहना था। बूथ स्तर के कार्यकर्ता के ऊपर एक इतना बड़ा दायित्व, इसके लिए हम लोग शीर्ष नेतृत्व को साधुवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि तीनों हमारे क्षेत्रों को कश्मीर, मीर, राजौरी, पुंछ, राकेश महाजन जी और मुझे जम्मू को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। पार्टी तीनों नोटिफिकेशंस के ऊपर जो कैंडिडेट उतारने जा रही है तीनों की तीनों सीटों को पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी और हम लोग कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा सीटों के ऊपर जो है वो जीते। सर शर्मा जी, जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट एमएलए भी है, क्या उनके साथ आपकी बात हुई है? क्या वो देखिए, आज हर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध है, आम जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध है। एक वर्ष के अंतराल में उनसे कोई कार्य नहीं हुआ है सिवाय ये कहने के कि हमें स्टेटहुड चाहिए। कोई डेवलपमेंट का कार्य उनके माध्यम से नहीं हुआ। मैनिफेस्टो के ऊपर कोई कार्य उनके माध्यम से नहीं हुआ है। हुआ है तो ट्रांसफर्स हुई है, हुआ है तो प्रमोशंस हुई है, हुआ है तो सिर्फ बातें हुई है। आज उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आप ये मानकर चलिए कि जैसे मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा सीट जीतने वाली है। तो कारण यही है कि लोगों के मन में भी और विधायकों के मन में भी इस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कोई प्यार नहीं है। वो आपको रिजल्ट के बाद जो है वो सीधे तौर पर नजर आए। जैसे कल हमने देखा और इसी के साथ आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल के प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है सच शर्मा, उन्होंने इस बयान में साफ तौर पे कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास जरूर बनाएगी और हम इस राज्यसभा के चुनावों को जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही में उनके साथ इस मौके पर राकेश महाजन भी मौजूद थे, जिन्हें इस बार कैंडिडेचर सौंपा गया है और वो भी इस राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पे दावा किया और फोर्थ वन
एनसीए कांग्रेस के लिए रखी गई। कांग्रेस ने साफ तौर मना किया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसमें भाग नहीं लेंगे। आज नॉमिनेशन के बाद शेष नेतृत्व तो बैठेगा। हमारी लीडरशिप दिल्ली से भी आज हमारे बीच में आ रही है। हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी माननीय तरुण चुग जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं। जो भी पार्टी का निर्णय होगा नॉमिनेशन के बाद मैं आपके बीच में रखने के काबिल बनूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये बताइएगा कि कई सारे नाम फहरिस्त में थे, लेकिन आप पे भरोसा जताया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को समय देती है, हर कार्यकर्ता का चयन करती है। इसमें आज किसी को मौका मिलता है, कल किसी दूसरे दिन दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलता है। सब कार्यकर्ता एकजुट होके जिताने के फिराक में रहते हैं। हम सब मिलजुल के काम करते हैं। अब भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हर तरह के कार्यकर्ता जो भी काम करे, निष्ठावान कार्यकर्ता, सबको मौका मिलेगा। सब अपनी अपनी जगह तलाशने में सेफ मानी जाती है। 28 विधायक आपके पास है, किस तरीके से मुकाबला? क्या हम वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ था वैसी वोटिंग यहाँ पे भी देखेंगे? देखिए, आने वाले दिनों में जो समीकरण बनेंगे आप सबके बीच में आएंगे। अभी आज नॉमिनेशन है। मैं भगवान से, अल्लाह ताला से यही कामना करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आपके बीच में आएँ और आपको खुशखबरी दें। धन्यवाद। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट डॉक्टर अली मोहम्मद का क्या कहना है, वो भी जान ही लेते हैं। अच्छा, नॉमिनेशन भरने की जरूरत कैसा महसूस हो रहा है और क्या? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये महसूस हो रहा है कि आज पूरा कश्मीर जीत जा रहा है। पूरा कश्मीर आज खुश है कि कश्मीर को आज एक मिल गई सेंटर की ओर से। मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ अपने हाईकमांड को, खासकर अपने नरेंद्र मोदी भाई को, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अपने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने मुझे इस चीज के काबिल समझा और इस पोस्ट के काबिल समझा, जिन्होंने मुझे आज मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा। डॉक्टर अली मोहम्मद मीर हो, सत शर्मा हो या फिर राकेश महाजन, इन तीनों कैंडिडेट्स ने एक ही बात कही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से इन राज्यसभा के चुनावों में इतिहास रचने वाली है। और इसी के साथ पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करे। इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ सामने खड़ी हुई पार्टी यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बयानबाजी कम नहीं हुई है। चलिए जानते हैं कि तनवीर सादिक ने इस पर क्या कहा है। आज पार्टी की तरफ से हमारे जो 3 अभी तक हमारे मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा के लिए थे, उनमें से चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, सजाद अहमद किचलू साहब और हमारे शमी ओबराय साहब, उन लोगों ने अपने नॉमिनेशन भरे। हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 बजे से पहले हम अपना चौथा नॉमिनेशन भी जो है वो भी हम करेंगे। अफसोस है कि कांग्रेस ने नहीं माना, लेकिन हम आपकी वसादत से मैं हर एक सेक्युलर फोर्सेस को और सेक्युलर एमएलएज को ये अपील करता हूं कि जो भी हमारा चौथा कैंडिडेट होगा उसको कामयाब होगा। अब मैं शमी ओबराय साहब को बोलूंगा, वो 2 लफ्ज़ बोलेंगे। पहले शमी ओबराय साहब कुछ बोलेंगे। कितनी खुशी महसूस हो रही है, क्या कुछ? सुरेंद्र चौधरी ने जहां पर मुबारकबाद पेश तो की ही की, पर इसी बीच सुरेंद्र चौधरी आज के दिन भी बयानबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से एलओपी सुनील शर्मा के ऊपर अपना निशाना साधा है। चलिए देखते हैं कि उनका आखिर क्या कहना है और उनके बयानात एक बार आप लोग खुद ही सुन लीजिए। अभी जा रहे हैं हम फाइल करने, अभी फाइल किया नहीं है। और आपको भी मुबारक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की सीटों का इलेक्शन अनाउंस किया। काफ़ी देर से इसका इंतज़ार था, काफ़ी देर से ये पोस्ट वेकेंट थी और अब ये इलेक्शन है। और आज जो हमारे लोग यहाँ से जीत के जाएंगे, जम्मू कश्मीर के हमारे 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो राज्यसभा मेंबर जाएंगे, ये जो जम्मू कश्मीर की बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज बच्चा जम्मू कश्मीर का बेरोजगार है, जिस पे कभी बीजेपी ने ना 11 साल पहले बात की ना आज कर रही है। वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को डिस्कस करती है, लेकिन मुद्दों की बात बीजेपी ना उस समय करती थी, ना 11 साल की है, ना अभी भी कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो है जो उस समय भी मुद्दों की बात करती थी, आज भी मुद्दों की बात कर रही है। और सबसे बड़ा जो आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात करती है, वो बच्चे की जुबान पे है कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ दर्जा स्टेट का वो हमें वापस मिले। ये यूटी हमें बर्दाश्त नहीं। जिस लेह और लद्दाख
इश्तियाक ने बड़ी खुशियाँ मनाई थी जब उनको यूटी मिला था, आज आप देखें उनके हालात क्या हैं। उनमें कितना गुस्सा है, उनमें कितना ये है कि हमारी जो डिमांडें वो पूरी नहीं हो रही, वो अपने आप को ठगा हुआ और धोखा अपने साथ धोखा महसूस कर रहे हैं। और जो खुद यूटी मांग रहे थे, अगर वो दुखी हैं तो जिन्होंने कभी यूटी मांगा ही नहीं, जो डिमांड ही नहीं की जम्मू कश्मीर ने, तो वो कितनी परेशान और दुखी होगी। और इसलिए मुद्दे बहुत हैं और इन मुद्दों में बात रखने के लिए डेली वेजरों का बहुत बड़ा मुद्दा है जो रेगुलाइज करने हैं। और ये रेगुलाइज आज नहीं, 11 साल जो बीजेपी के जो लीडर जो आज बातें कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी नाकामयाबियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बार बार अटैक करते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार इतनी मजबूत है कि हम इन लोगों का मुकाबला करेंगे। और ये 3 लोग जो आज जीत के अब जीतेंगे यहाँ से और ये राज्यसभा में जाएंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लोगों के स्पोक्समैन होंगे राज्यसभा के अंदर। उमर अब्दुल्ला सरकार के स्पोक्समैन तो वो होंगे राज्यसभा के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर। उसके साथ साथ वो जम्मू कश्मीर के हर किसान, हर मजदूर, हर दुकानदार, हर डेली वेजर, हर वो बेरोजगार बच्चा जो रोजगार के लिए तड़प रहा है, वो दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों पर रहने वाला, शहरों में रहने वाला, चाहे वो जम्मू का है चाहे वो कश्मीर का है, वो बच्चे, वो लोग, उन लोगों की बात ये पार्लियामेंट मेंबर जाके वहाँ रखेंगे। तो इसलिए ये बात आप लोगों की भी रखेंगे। वो जर्नलिस्ट जो सच्चाई से बात करना चाहता है, उसको भी कितनी रुकावटें आती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। फ़र्क इतना, हम बोल पड़ते हैं, आप बोलते नहीं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में हर आदमी परेशान है, चाहे किसी भी फील्ड से है, चाहे कोई भी है, हर आदमी दुखी है। और हमारी यही सबसे बड़ी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो स्टेट का वादा किया हुआ था कि दर्जा हम देंगे, उन्होंने खाली हमारे साथ नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ भी ये वादा किया हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब नेक्स्ट हियरिंग आएगी वो जम्मू वहीं से फैसला सुनाएगी, क्योंकि इलेक्शन भी हुए तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुए। अब मुझे लगता है स्टेट भी आएगा तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे आएगा, इसलिए उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में है। जिस तरह से फैसला किया है कि वो राज्यसभा की जो चौथी सीट थी उस पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेफ सीट हमारे लिए नहीं रखी। भैया ये खबरें कठपुतली की तरह चला रही है। देखिए, बीजेपी के जो लोग यहाँ बोल रहे हैं कठपुतली, तो वो खुद ही हैं बेचारे। उनको दिल्ली से जो चिट्ठी आती है सुबह, ये पढ़ना आप लोगों के सामने, वो आके आपके चिट्ठी पढ़ते हैं। वो जो लव लेटर, उनको आजकल महबा जी भी उसी में जुड़ी हुई हैं। महबा जी को सवेरे जो चिट्ठी वहाँ से दिल्ली से आती है वही यहाँ पढ़ देती हैं। और आप देखें जो LOP बोलता है और वही महबा जी की बोली और LOP की बोली सेम ही है। अब LOP जी का फुल फॉर्म मैंने पीछे आपको बताया था क्या है, तो बार बार कहना ठीक नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगा कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है और अभी आप जल्दी में हैं हमसे जानने में। आप अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो टाइम है फॉर्म फिल करने का। जब फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद आप ये सवाल हमसे पूछेंगे तो ज़्यादा वैल्यू रखेगा। अभी इस सवाल का कहीं मुझे लगता है रेलेवेंस नहीं बनता है। थैंक यू। ने भी कहा कि आपके पास 47 से ज़्यादा सीट्स है, जो LOP ने कहा कि हम तीनों सीट जीतेंगे। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? LOP साहब अब क्या बोलते हैं, मैं अब उसको तो बात ही जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि हमने अभी ये बैलेट पेपर से बोलेगा, जब रिजल्ट आएगा 24 तारीख को आपको खुद पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। तो ये बोलते बड़ा कुछ हैं, ये तो वो हैं जो कहते थे इस बार 50 पार, तो बाद में क्या हुआ? और जो नारे मारता था 50 पार, आजकल सीटी बजा रहा है। तो इसके बाद ये ना हो वो तो सीटी बजा रहा है तो LOP साहब पता नहीं क्या बजाएंगे। तो इसलिए इनके कहने पे ये 50 पार वाले ये तो ये कहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा चीफ मिनिस्टर बन गया। इसलिए बीजेपी की मैं आपको ये एक चीज़ कहूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर आप किसी को सीरियस लेते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को लीजिए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं उसको सीरियस लीजिए। बाकी ये जो बोलते हैं कोई A टीम है, कोई B टीम है, कोई C टीम है, इस टीमों में बंटे हुए हैं क्योंकि आगे मोरे हैं। एक मैन बीजेपी है, आगे इनके स्पोक्समैन है, तो इसलिए मैं उनकी बातों में ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। थैंक यू। छोड़ो, हो गया ना, थैंक यू। उन्होंने कहा कि 1975 में शेख अब्दुल्ला जो कांग्रेस के MLAs पे 1975 में शेख अब्दुल्ला जो कांग्रेस के MLAs पे CM बने जेल से छूटने के बाद, आज एनसीपी को धोखा दे दिया। मैंने कहा ना, आप छोड़िए वो क्या कहते हैं, वो कितने धोखेबाज हैं। जरा वो दुष्यंत चौटाला को पूछ लो, आप थोड़ा सा सुखबीर बादल को पूछ लो,
आप मतलब कितने में आपको बताऊं, उनके नाम गिनाना शुरूंगा किस किस को धोखा दिया है इस हिंदुस्तान में सरकारें साथ बना के। सबसे बड़ा तो महबा जी को जरा पूछ लो क्या हाल है आपका, नज़दीक में अगर जाना है तो। इसलिए छोड़िए वो बीजेपी क्या कहती है, मुझे उससे लेना देना नहीं। मुझे ये गर्ज है कि मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब क्या बोलते हैं, मैं उस पर तवज्जो देता हूँ। ये अरे गहरे नथु गहरे क्या बोलते हैं मुझे। और इसी बीच आपने सुना कि किस तरह से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एक तरफ ये इल्ज़ाम तो लगाया ही कि चाहे एलओपी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जितने भी लीडर्स हों वो सब कहीं ना कहीं सेंटर की कठपुतलियां हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि महबूबा मुफ्ती भी कहीं ना कहीं आजकल वही भाषा बोल रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बयान से उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बयानों के सिलसिले की। तो इसी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बयान देते हुए रणबीर सिंह पठानिया ने, जो कि विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 70 साल के लिए धोखा दिया है। अच्छा उठ जाएगा जम्मू कश्मीर से। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर से, सिर्फ झूठ पे झूठ फ्रॉड पे फ्रॉड बोले हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज्ड है और मैं बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि 3 सीट पर है, तीनों को भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट के साथ जीतेगी। मैं इन्होंने छोड़ी है नहीं छोड़ी, मुझे इसका लेना देना नहीं है इनके साथ। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, 1 साल सरकार को हो गया, सरकार एक्सप्लेन करे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जो मैनिफेस्टो में अपने घोषणा पत्र में उसने गारंटी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की थी, वो वादे, वो मुफ्त बिजली, वो मुफ्त गैस सिलेंडर, वो 1 लाख नौकरी, अब धारा 370 वापस लाएंगे कश्मीर वालों को। आपने नया एक कहानी सुनाई थी, तो ट्राई टू एक्सप्लेन, बताएं मुझे। सर कांग्रेस से हाथ पीछे कर ली। लीडरशिप का ये क्वालिटी और क्वांटिटी बताता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लास्ट तक डिसाइड नहीं कर पाई और आखिरी दिन कहती है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है कांग्रेस के लिए, लोगों के लिए भी। एक मेन पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे लिए भी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन उनकी मेंडिकेंसी लोगों के लिए अपने आप में कई निराशा का एक सबब है। पठानिया साहब, बाईपोल के चुनाव बडगाम और नगरोटा में है, आपको लग रहा है कि बडगाम से इस बार कमल खिलेगा? क्योंकि बीजेपी लीडर्स बोल रहे हैं कि इस बार कश्मीर से भी सीट मिलेगी। दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, नगरोटा भी लड़ेगी, बडगाम भी लड़ेगी और भारी अक्सरियत के साथ नगरोटा और बडगाम में भी बड़ी पुरजोर टक्कर भारतीय जनता पार्टी देगी। और मैं आपको पूरे उम्मीद के साथ और पूरे एक आश्वासन के साथ बताना चाहूंगा कि कमल बडगाम में भी खिलेगा। और इसी बयानों के सिलसिले में मोदी जी के बारे में बात करते हुए शगुन परिहार, जो कि एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ने हमेशा से ही कश्मीर को अपने दिल के नजदीक रखा है। देखिए, पूरी उम्मीद है कैंडिडेटों को इसीलिए मैदान में उतारा है कि हमें जनता की सेवा का मौका मिले। हमने हमेशा से सेवा की भावना से हम मैदान में उतरे हैं और आज भी हम उसी सेवा के लिए उतरे हैं। मेरे पीछे खड़ी बहनें इस बात का प्रतीक है कि कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को दिल से अपनाया है। लेकिन एक लंबी मुद्दत के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 4-5 साल के करीब राज्यसभा जम्मू कश्मीर के लिए खाली रहा। देखिए, बेशक मुद्दत के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा अपने दिल के करीब रखा है। कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लिए और कश्मीरियत के लिए हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। थैंक यू। देखिए, माहौल असेंबली का जो भी रहेगा, हम विपक्ष में है, लेकिन हमेशा से हमने जनता के हित की बात की है और इस बार भी असेंबली में हम। और वहीं यहाँ पर हमारे साथ इस वीडियो में आपने सुना कि किस प्रकार अभी जम्मू कश्मीर में सियासी गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे में बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। जारी रहेगा बयानबाजियों का सिलसिला। तब तक के लिए द अर्थ न्यूज़ देखते रहिए।